नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम आप सभी का साथियों। आज हम जो सीटेट के आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम ज्योमेट्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को ज्योमेट्री से बहुत फोबिया होता है, बहुत डर होता है। तो उसी डर को खत्म करने के लिए स्पेशल आपका ज्योमेट्री की क्लासेज हम लेने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। ठीक है, अपने बाकी सभी साथियों तक वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना। जितने भी साथी हैं सभी, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और अपना बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपके जो भी होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज के हम चैप्टर में, ज्योमेट्री में। चलिए ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं आज। देखो साथियों, करना क्या होता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री आपके जो होती है आपके पास, जिसको हम ज्यामिति के बारे हम बोलते हैं, है ना। अब ज्योमेट्री आपके पास होती है क्या, दो टाइप की होती है ना। अब एक आपके पास क्या होती है, एक तो आपके पास होती है सिंपल आपकी प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री का मतलब है जिसको भी हम प्लेन फिगर पे बना सकें। जैसे कि मैं कोई चीज फर्श पे कुछ भी चीज बना दूं, अब क्या बना सकते हो आप, ट्रायंगल बना दो, है ना, कोई लाइन खींच दो, आप सर्कल बना दो, आप चाहे कोई स्क्वायर बना दो, कोई रेक्टेंगल बना दो। ये सारे के सारे क्या है, प्लेन फिगर। इन्हें मैं चाहे फर्श पे बनाऊं, चाहे आप दीवार पे बनाओ, चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे बनाओ, ये सारे के सारे क्या होती हैं आपके पास, प्लेन फिगर। ठीक है, तो कौन कौन सी, चाहे आप सर्कल बना दो, ऑब्वियसली मैं बना सकता हूं, चाहे आप ट्रायंगल बना दो, चाहे आप स्क्वायर बना दो, चाहे आप कोई लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। तो ये सारी चीजें आप इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, तो प्लेन फिगर आपको प्लेन ज्योमेट्री समझ आई। प्लेन ज्योमेट्री मतलब कि जो आपकी टू डायमेंशनल फिगर होती है, और टू डायमेंशन में आपके पास यही आती है ना। नेक्स्ट आपके पास जो होती है तीसरी आपके पास, नेक्स्ट आपके पास सॉलिड ज्योमेट्री, है ना। सॉलिड का मतलब ठोस। ठीक है, ठोस है तो सीधी बात है उसका अपना एक वॉल्यूम भी होगा, और वॉल्यूम जो आप निकालते हो ऑब्वियसली आप 3D चीजों का निकालते हो। 3D चीजों का मतलब जैसे आपका जो ग्लास आपके पास होता है, बोटल्स आपके पास होती हैं, इनके अंदर आप अपना मिल्क, है ना, आप पानी वगैरह आप भर लेते हो, है ना। तो सॉलिड चीज है, उसके अंदर आप चीजों को भर सकते हो। तो सॉलिड आपकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, ये आपकी 3D से रिलेटेड होती है ना, जिसके तीन आपके पास आयाम होते हैं। जैसे मैं कह दूं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो हमने पढ़े क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे घन बनाना हो, तो आप इस तरह का बना लोगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी, है ना। इसके अंदर तीन चीज आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन अगर ये घन है तो तीनों चीज बिल्कुल सेम होती है, LBH, जिनको हम LBH ना बोलकर हम साइड बोलते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये क्यूबॉइड होता, घनाभ होता, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता, है ना। तो जितनी भी 3D फिगर हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, चाहे आपका सिलेंडर मतलब बेलन हो जाए, चाहे आपका कौन मतलब शंकु हो जाए, है ना, चाहे आपका जो गोला होता है स्पेयर, हेमिस्फेयर जो बाउल हॉप का होता है, ये सारी फिगर आपके पास किसके अंदर आती हैं, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर। अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेन फिगर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड ज्योमेट्री, है ना, प्लेन ज्योमेट्री, तो प्लेन ज्योमेट्री मतलब जिसको आप सिंपल एक प्लेन डायग्राम आप बना सकते हो, चाहे बोर्ड पे, चाहे फर्श पे, इस तरह दीवार पे। ठीक है, और 3D आपके पास होती है सॉलिड। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको जो कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं, है ना, जिनको हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा इनके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको बताया गया पॉइंट क्या होता है। भाई सबसे पहले उसने क्या बताया है, पॉइंट। पॉइंट क्या है, ए सर्कल हैव जीरो रेडियस। पर देखो है तो आपका, देखो बिल्कुल आपका जो गोल दिखाई देता है आपका पॉइंट, है ना, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है, बिल्कुल जीरो है ना। इसकी कोई चौड़ाई होती है ना, इसकी कुछ ब्रेथ, कुछ भी नहीं होती है, सिंपल जस्ट एक आपका डॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्लेन। प्लेन क्या है, सिंपल फ्लैट सरफेस। मैंने अभी आपको प्लेन ज्योमेट्री समझाई थी, है ना, बिल्कुल जो फ्लैट होता है, जैसे बिल्कुल फ्लैट आपका ही ब्लैक बोर्ड पूरा फ्लैट है, फर्श आपका पूरा फ्लैट होता है, आपकी दीवार पूरी फ्लैट होती है ना।
तो प्लेन क्या होता है आपका? प्लेन आपका होता है फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। और प्लेन कैन बी ए फ्लोर, ए वॉल, ए टेबल, एक्सेट्री। इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, लेकिन थिकनेस नहीं होती। और ये किसके अंदर आता है? टू डायमेंशनल फिगर के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आपका आ गया लाइन। लाइन इज ए स्ट्रेट कर्व विद नेग्लिजिबल विड्थ एंड देयर आर नो एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड। मतलब कि एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जो कहीं भी मुड़ती नहीं हो, है ना, जो अपने रास्ते को चेंज ना करे, जैसी है बिल्कुल ऐसी सीधी चलती चले जाए। जैसे कि आपकी नजर है ना, नजर हमारे पास जो होती है, नजर ऐसा तो नहीं कि आपको चीज आपको घूम के आएगी। नजर जो होती है बिल्कुल सीधी होती है। तो वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं हम, आंखों से लेके जिस भी चीज को आप देख रहे होते हो। जैसे आपको, अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा देखूंगा। ऐसे नहीं कि मैं पूरे गली के चक्कर काट के नजर घुमा के आपके पास पहुंचूंगा, है ना, बिल्कुल सीधे देखेंगे। तो उसमें क्या होती है कि ना तो इसकी को देखो, जो ब्रेथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के आसपास जो होती है। और इसको हम एंड में जो पॉइंट्स होते हैं, आप इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, एंडलेस, कितने भी आप, क्योंकि लाइन को जितना बढ़ाओगे उतने पॉइंट्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? पॉइंट मतलब सिंपल जना, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। सर्कल होता है जिसकी रेडियस 0 होती है। प्लेन आपका बिल्कुल फ्लैट सरफेस, टू डायमेंशनल। लाइन जो आपके बिल्कुल स्ट्रेट, जिसका पाथ चेंज नहीं होता, जिसका रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, जिसपे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आपके होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रे। रे मतलब उनको बोलते हैं हम किरण। ये क्या होता है कि आपके पास किसी एक ही पॉइंट से अगर आप किसी एक लाइन ड्रॉ करते हो, जिसमें क्या होता है कि एक पॉइंट जो आपका एंड पॉइंट क्या हो जाता है? फिक्स। दूसरे को आप कितना भी आप इनफाइनाइटली आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक एंड इसका हो गया फिक्स। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं इंच टेप या किसी मीटर से, तो एक पॉइंट को फिक्स करते हैं, बाकी दूसरे को खींचते चले जाते हैं। तो वही मेरे पास रे बनाना होता है। नेक्स्ट आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है क्या? एक लाइन का ही हिस्सा है। लाइन जो बिल्कुल सीधी चलती है, रेखाखंड जिसे हम बोलते हैं। अब ये क्या होगी? रेखाखंड रेखा का वो हिस्सा होता है जिसका एंड पॉइंट दोनों ही क्या हो जाते हैं? फिक्स। अब यहां से एक चीज समझो, देखो, लाइन में एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता किसी भी तरफ, ना आगे ना पीछे। रे में क्या होता है? रे में सिर्फ आपका एक एंड फिक्स होता है, सिर्फ एक एंड फिक्स हो जाएगा। जबकि लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो रेखा खंड होता है, इसको अगर हिंदी बोलोगे तो ये आपकी रेखा, रेखा किरण, लड़कियों के नाम है सारे, है ना, और एक आपका रेखा खंड। तो रेखा खंड में क्या होता है? जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों में आपका ये अगर एंड से रिलेटेड आपका अगर डिफरेंस है, तो ये आप इनको आप इजीली आप बता सकते हो। ये आपको कई बार स्टेटमेंट भी दी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, है ना। तो इसी तरह से बना जाएगा कि रे एंड हैज टू एंड पॉइंट फिक्स होते हैं क्या, वन एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, इस तरीके से। तो चीज आपको ये पता होनी चाहिए साथियों। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है कि ऐसी लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होता है? एक समान, एक जैसा। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपनी जो कॉपी आप यूज करते हो, नोटबुक, उसमें लाइन खिंची होती है ना, वो बिल्कुल क्या चलती हैं? वो बिल्कुल चलती हैं सीधी। जितना डिस्टेंस यहां इन दोनों के बीच में था, वो आप कहीं भी अगर मीजर करोगे तो वो डिस्टेंस आपको हमेशा सेम रहेगा। मैं कहूं कि अगर इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो इन दोनों लाइन के बीच में आगे से लेके पीछे तक 2 सेंटीमीटर का गैप ही रहेगा, बिल्कुल सीधी चलेंगी दोनों लाइन। क्लियर? तो ये मेरी कौन सी लाइन हो जाती है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है ना। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट इसी से आपका बनता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं जिन्हें हम बोलते हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब है ऐसी लाइन
जो आपस में एक दूसरे को कट करे। भाई ये भी एक रेखा थी, रेखा है, रेखाखंड जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट दिया, ठीक है। जब भी दो रेखाखंड एक दूसरे को काटेंगे तो उन रेखाखंडों को हम क्या बोलेंगे, हम इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां भी लाइन एक दूसरे को काटती है इनको हम क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब कि वही प्रतिच्छेदित बिंदु, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इन्हें ये बोला जाता है। क्लियर। अब आपका कर्व लाइन क्या होती है, कर्व लाइन क्या होती है, देखो स्ट्रेट लाइन और कर्व में एक ही चीज का डिफरेंस है, स्ट्रेट लाइन अपना रास्ता नहीं बदलती, है ना, बिल्कुल अकड़ में चलती है, बिल्कुल सीधा चलती है। जबकि कर्व क्या है, कहीं ना कहीं अपना रास्ता मोड़ देगा, है ना, रास्ता जब टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग कैसे भी चले लेकिन वो अपना रास्ता मोड़ देता है। जैसे आपकी बोतल मुड़ी हुई होती है ना, मतलब कि वो कर्व की शेप में होती है ना। तो कर्व लाइन सिंपल क्या होती है कि जो अपना रास्ता मोड़ दे, अपना पाथ चेंज कर दे, वो क्या होती है मेरे पास कर्व लाइन। और जो अपना रास्ता चेंज ना करे, जो बिल्कुल सीधी चले, अकड़ में चले, है ना, जिसको घमंडो बिल्कुल मुझे सीधा जाना है, ठीक है, घमंड भी नहीं कह सकते लेकिन अच्छी बात है। इसको हम अगर देखें पॉजिटिव वे में, तो आपने अगर अपना लक्ष्य, अपने टारगेट अपने सेट किया हुआ है तो बिल्कुल उसी के लिए आपको बिल्कुल सीधा चलना है, किसी के कहे से अपना आप रास्ता आपको बदलना नहीं है, ठीक है। तो कर्व लाइन सिंपल आपके पास हो गया ना, कर्व कैसे होता है। नेक्स्ट आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन की आपकी जो त्रियक जो रेखा होती है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए मुझे दो तो चाहिए पैरेलल लाइन। भाई ये दो लाइन पैरेलल जो एक दूसरे को कट नहीं कर रही, अब जो इनको कट कर दे वो लाइन मेरे पास क्या होगी, वो लाइन मेरे पास होगी त्रियक रेखा। कौन सी होगी, त्रियक, या हम इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, हम ट्रांसवर्सल। जो लाइन आपस में एक दूसरे को काटे उनको तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं। लेकिन जो पैरेलल लाइंस को काटे वो रेखा कौन सी होती है, त्रियक रेखा, मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर यहाँ पे कंसेप्ट आपका, ठीक है। जो चीज आपको समझ में नहीं आए स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको पढ़ लेना अपना अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास कनकरेंट लाइंस। तो कनकरेंट में क्या होता है कि टू और मोर देन टू लाइंस मीट टू ईच अदर एट ए पॉइंट। कनकरेंट का मतलब है कि मेरे पास अगर ये एक पॉइंट फिक्स है, इधर से भी कोई लाइन थी, इधर भी हो जाए, या फिर ऐसे बोल दे कि आपको इस तरह से कोई जा रही लाइन ये, जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी जो मल्टीपल रे जो हम निकालते हैं, किरण जो निकालते हैं, वो क्या होते हैं मेरे पास कनकरेंट लाइंस होती है। या फिर दूसरे तरीके में कि दो या दो से ज्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हुए निकले, वो लाइन कौन सी होती है, मेरी कनकरेंट लाइंस। क्लियर। कनकरेंट का मतलब कि आपका संगामी जो रेखाएं जो होती है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब है संयोग रेखा जैसे हम बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर ये मेरे पास कोई लाइन थी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, तो दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, आपकी कोइंसिडेंट। जैसे कि आपके पास अगर दो एक जैसी नोटबुक है आपके पास, तो एक नोटबुक के ऊपर बिल्कुल जस्ट दूसरी वाली नोटबुक आप रख दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट, है ना। नेक्स्ट अगर हम कर्व में बात करेंगे, अभी हमने जो कर्व पढ़ा था, कर्व में क्या था, जो अपना रास्ता चेंज कर दे, जैसे पानी है ना, कि आदमी को पानी के जैसा भी होना चाहिए। अब देखो दोनों ही बात कह दी मैंने कि आदमी को सीधा भी रहना चाहिए, लेकिन सीधा रहना चाहिए अपने टारगेट को लेके। लेकिन अगर मैं कर्व के बारे में बात करूं, मतलब कि आदमी को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए, तो आदमी को पानी की तरह भी होना चाहिए, ठीक है, कि जहां से आपको रास्ता मिले निकल जाओ, कुल मिलाकर रुकना नहीं है। जैसे पानी नहीं रुकता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है, उसे चाहे पत्थर को चाहे तोड़ना पड़े, उसमें से आर पार जाना पड़े, या कहीं और दूसरी गली में से निकलना पड़े, लेकिन निकलेगा जरूर, पानी आपका कभी रुकेगा नहीं।
तो वही आपका कर्व भी क्या है कि कर्व अपना रास्ता चेंज करेगी, मुड़ जाएगी। अब उसमें भी दो हो जाती हैं, एक आपकी सिंपल कर्व और एक आपकी नॉन सिंपल, है ना। मतलब कि एक सरल वक्र और एक आपका गैर सरल वक्र। देखो, जिसने अपना रास्ता मोड़ दिया लेकिन वो उसने एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं किया, रास्ता तो मोड़ा कहीं भी, लेकिन उसने अपने आप को कट नहीं किया, तो लाइन मेरी कौन सी होती है, वो कर्व लाइन में चली जाती है मेरे पास। कौन सी? सिंपल में, है ना, जो सरल में। लेकिन कोई लाइन आपके पास मुड़ते मुड़ते उसने खुद को भी काट दिया। खुद को भी काटने का मतलब है उसने बिल्कुल एक चीज बंद कर दी, है ना। रास्ता बिल्कुल इसके बीच में जो इसके अंदर था, भाई कोई भी खड़ा था, वो बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये मेरी क्या होगी? नॉन सिंपल कर्व। क्लियर? भाई सिंपल कर्व का मतलब है वो कर्व जो एक दूसरे को नहीं काटेगी कहीं भी। ये कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ऐसी रेखा, ऐसी वक्र रेखा जो खुद को नहीं काटेगी, वो मेरे पास होती है सिंपल। और जो खुद को काट दे, चाहे कहीं भी काटे लेकिन काट दे, वो मेरे पास क्या होती है? नॉन सिंपल कर्व। ठीक है। एक यहीं से आपका बनता है एक ओपन और क्लोज का। ठीक है, कि एक कर्व, अब देखो कर्व मैं आपको अगर बनाऊंगी, जैसे आपका अगर ये वाला कर्व मैंने बना दिया इस तरीके से, तो ये तो कर्व क्या है मेरे पास? ओपन। लेकिन अगर एक कर्व मैं ऐसे बनाऊं क्या आपके पास, तो ये मेरे पास क्या होगी? क्लोज। वही है सिंपल और नॉन सिंपल, वही चीज है। सिंपल का मतलब जो खुद को नहीं काटेगी तो ऑब्वियसली ओपन रहेगी, लेकिन जिसने खुद को काट दिया तो वो बंद भी हो जाएगी, तो मेरे केस में चली जाएगी क्लोज कर्व के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन कई बार आपका आता है कि आपको अगर बना दी जाती है आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस बना दिए जाते हैं, इस तरह उसमें कोई चार एग्जांपल आपको दे देगा वो, और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लोज्ड कर्व या आपकी नॉन सिंपल कर्व। देखो ये सारी आपके पास ओपन का मतलब सिंपल है, जहां एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, बस एक ही है जो एक दूसरे कट कर रही है, मतलब क्लोज हो रही है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए भाई तैयार रहना है, वो चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, अब हम बात करेंगे हम एंगल्स के बारे में, है ना। और देखो ये एंगल है, जो एंगल बनते कैसे हैं और कब बनते हैं। एंगल्स कब बनेंगे? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। भाई कट किया तभी तो इनके बीच में एंगल बनेगा। और जब दो लाइन कट करेंगी तो आपस में कितने एंगल बना रही होंगी? चार। अब बोलोगे सर एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। सिंपल है ना। अब इन एंगल्स के जब बारे में बात करेंगे, एंगल जब बन गया आपको पता चल गया एंगल कब बनता है, कौन कब बनता है? जब दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को काटते हैं, मिलते हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वही एंगल बनता है। जो लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं, है ना, वो एंगल बनाएंगी भी क्या। अब एंगल को हम जो डिफाइन करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहला आपका एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसका नाम आपका होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि मैं बना लू आपका ये वाला एंगल, आपका अगर मैंने बना दिया 80 डिग्री का, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ये मेरा एंगल हो गया भाई एक्यूट एंगल, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है ना। 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब है कि वो चीज मूव ही नहीं हो रही है ना। उन दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ कि जो दो आपके पास, ठीक है, जब वो चीज आपके पास जब मूव करना स्टार्ट करेगी, तो अगर सिंपल एक कोई लाइन ये थी, दूसरी सी के ऊपर है तो बिल्कुल 0 है, लेकिन जब उसने जब चलना स्टार्ट करेगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी। यहां सीधा होने के लिए 90 डिग्री चाहिए, लेकिन अगर उससे कम ही घूमेगी तो मेरा कौन सा एंगल बन जाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है मेरे पास न्यून कोण, है ना। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा हो जाएगा? ऐसा एंगल जो कि कितने के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, पूरा होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। कैसा? कि बिल्कुल एक आपका इस तरह से और एक सीधा, और ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री। जैसे हमारे जो दीवार जो खड़ी होती है घरों में, बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है ना।
तो वही परपेंडिकुलर, राइट एंगल, समकोण, ये सारे एक ही नाम है आपके पास। तो वो एंगल्स, वो कौन जो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट एंगल आपके पास नेक्स्ट जो बोला गया है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्स, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण, है ना। तो ये अधिक कोण कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या होता हो, कम होता हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई लाइन थी, देखो अगर सीधा जाएगा 90 डिग्री, मैंने इस तरह घुमा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा गया, मैंने माना कि भाई 110 डिग्री का है। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल्स, मतलब कि आपका अधिक कोण आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आपका अधिक कोण समझ जाए कौन सा हो जाएगा, जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब कि आपका जो सीधा, जो आपका जो इसको रिजु कोण भी किसको हम कई बार बोल देते हैं हिंदी में। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है वो जो आपका लाइन पे एग्जैक्ट बनता है पूरा, ये वाला 180 डिग्री का जो एंगल बनता है पूरा, ये आपका होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसी से नेक्स्ट आपका बनता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो एंगल, देखो हमने अभी 90 डिग्री से कम का पढ़ लिया एक्यूट, है ना, न्यून कोण, 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा मेरा अधिक कोण। अब जब 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि इस तरीके से मैं कह लूं कि कोई चीज इस तरीके से मूव कर रही है, अगर स्ट्रेट होती तो 180 तो यहीं तक ही हो जाता, लेकिन उसने 180 से ज्यादा बनाया है और 360 से कम बनाया है, तो वो मेरा किस में चला जाएगा, वो मेरा चला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। अगर आपको किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना है, मैं कहूं कि मेरे पास एंगल 30 डिग्री है, मुझे इसका रिफ्लेक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 360 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, है ना। और रिफ्लेक्स आप देखोगे हमेशा 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। इसी में एक आपका फिर बनता है आपका एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब है आपका कोई आपका लाइन थी, घूमी चलते चलते पूरा वापस आ गया, मतलब कि वो 360 घूम गया। 360 डिग्री घूमने का मतलब होता है कंप्लीट एंगल। क्लियर। फुल एंगल भी बोल सकते हो इसे आप, कंप्लीट एंगल भी इसे आप बोल सकते हो आप। अब आगे बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री, जिसपे क्वेश्चंस कई बार आपका पूछा जाता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि वो एंगल जिन्हें हम पूरक कोण, मेरे पास कोई दो एंगल्स होंगे, एक्स वाई हो, थीटा 1 थीटा 2, जो भी नाम हो, अगर ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री बने, वो मेरे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कौन से एंगल होते हैं मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि मेरे पास इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक कोण, है ना। कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम, जिनका टोटल कितना बनता हो 90 डिग्री, वो मेरे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि पूरक कोण। इसी में एक और आपका बनता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब वो आपका जैसे ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके इस बार कितना बनता हो, 180 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। ठीक है, दो एंगल्स को ऐड करने पर जो 90 डिग्री दे वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री, और जो ऐड करने पर 180 दे वो आपका सप्लीमेंट्री। क्लियर, याद रखोगे। जितनी भी आपको ये चीजें आपको लिखी थी सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं भी लिया है तो आप अपना क्या करोगे, वीडियो फिर दोबारा देखोगे, आप वीडियो पॉज करके जो भी अपना स्क्रीनशॉट नोट करके अपनी नोटबुक बना लीजिए। नहीं, वो ऐसी चीजें जो आपकी याद रखने वाली चीजें हैं, जिनको आप आगे क्वेश्चन में आप इंप्लीमेंट आप करने वाले हो। नेक्स्ट अब कुछ एंगल्स हम बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग, वर्टिकली और अल्टरनेट।
इसके लिए आपको मैं कुछ फिगर आपके पास बना लेते हैं पहले। दो मैंने लाइंस पैरेलल ले ली, एक मैंने ले ली ट्रांसवर्सल त्रियक वाली। और देखो जब दो लाइन आपस में मिलती हैं चार एंगल्स बनते हैं। यहां भी दो लाइन मिली है, यहां भी चार एंगल्स बने हैं। इनके लिए मैं थोड़ी देर के लिए नाम डाल देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये 8 एंगल है मेरे पास। अब इनको देखो करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट तब बनते हैं जब आपके पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब जाके मेरा क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे यहां पे दो लाइन क्रॉस हो रही हैं तो मेरे एंगल कितने बने, चार। तो इसमें वर्टिकली और अपोजिट कौन कौन से होंगे, ए के सामने कौन सा बन रहा है, ए के सामने बन रहा है सी। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि जो मेरा ए है वो किसने के बराबर है, सी के। बी के बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, डी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो बी है वो एंगल डी के बराबर होगा। अगर ये मेरे पास 60 है तो ये भी मेरे पास कितना होगा, 60 होगा। तो वर्टिकली अपोजिट कब बनता है, जब दो लाइन आपस में मिलती हैं, चार एंगल बनते हैं। चार में से भी जो एंगल्स आपके आमने सामने बनते हैं वो आपके होते हैं वर्टिकली अपोजिट, मतलब कि शीर्ष अभिमुख कोण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये तब बनते हैं जब मेरे पास लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन जब हो आपके पास, है ना। वर्टिकली अपोजिट के लिए तो दो लाइन जरूरी है, वो दो लाइन सीधी सीधी हो जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हो। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको चाहिए। तो उसके लिए मुझे पैरेलल लाइन और एक मुझे चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा चाहिए मुझे, जो मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं करस्पॉन्डिंग के बारे में बात करूंगा तो इसका मतलब है, देखो लाइन ने इसने दो हिस्से कर रखे, एक लेफ्ट और एक राइट है ना। ये वाला हिस्सा लेफ्ट, ये वाला राइट। दो लाइंस मेरे पास पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर दोनों में इधर ए है और इधर क्या है, एच। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। दोनों लाइन से ऊपर हो या दोनों लाइन से नीचे हो और ट्रांसवर्सल के एक साइड हो। वो क्या होनी, कंडीशन याद रखना क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के एक साइड हो। ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले लेने हैं, या तो लेफ्ट वाले देखोगे या देखोगे राइट वाले, दोनों तरफ बनते हैं। उसमें भी क्या होगा, लाइन से ऊपर वाले और एक आपकी जो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन के लिए लेके चल रहे हैं हम, ये पैरेलल लाइन से एक नीचे वाले। अगर मैं इसमें देखूंगा, पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट वाला हिस्सा, तो लाइन से ऊपर एक ए है और एक एच है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे संगत कौन है, एक तो ए और एच बराबर है, ये मेरे करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर लाइन से नीचे देखूंगा, इसमें डी और इसमें जी, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा डी किसके बराबर है, जी के बराबर। तो ये मुझे दो एंगल्स इक्वल मिलेंगे कब, जब मैंने लाइन का ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड लिया। अगर मैं इसका राइट साइड लेता हूं, इसमें भी लाइन से ऊपर देखोगे, लाइन से नीचे देखोगे, इसमें लाइन से ऊपर बी है और इसमें ई है। तो मैं बी और ई को भी क्या लिख सकता हूं, इक्वल रख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। और किसको लिख सकते हैं फिर आप, जो लाइन के नीचे हैं, कौन कौन सा, सी और एफ। क्लियर। ये वर्टिकली अपोजिट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करें। बाकी अल्टरनेट इंटीरियर के लिए या फिर आपका करस्पॉन्डिंग के लिए आपको ट्रांसवर्सल चाहिए। उसमें भी करस्पॉन्डिंग कौन से लोगे, लाइन के एक साइड वाले, लेफ्ट वाले या राइट वाले। नेक्स्ट, लाइन से ऊपर ऊपर वाले या लाइन से नीचे नीचे वाले। आपको चार पेयर मिल जाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग। क्लियर। अब बात किस पे आई, अल्टरनेट पे। अल्टरनेट का मतलब एकांतर कोण। ये क्या होते हैं, लाइन से जो पैरेलल होते हैं, इनके बीच में हमें लेना होता है। जैसे ये दो लाइंस पैरेलल थी, इनके बीच में आप देखोगे चार एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में सी डी है और ई एच है। ठीक है,
अब मुझे अल्टरनेट लेने का मतलब है एक लाइन के लेफ्ट में से तो एक लाइन के ट्रांसवर्स के राइट में से, ठीक है। तो इसमें मैं क्या ले सकता हूं, डी का अल्टरनेट कौन सा आएगा, ई। डी के लिए कौन सा आएगा, ई वाला। डी लाइन से लेफ्ट में था, ये लाइन के राइट में। और दूसरी कंडीशन, एक आपका लाइन से नीचे वाला तो एक लाइन से ऊपर वाला, इस तरह कंडीशन याद रख लेना। दूसरा मेरा सी और एच का बन जाएगा, क्लियर है। और देखो यहां पे जो 8 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 8 का अब आपस में क्या रिलेशन है। और अगर एक एंगल भी आपको पता चल जाए, एक से ही सारे एंगल आपके निकाले जा सकते हैं। और कंडीशन में क्या होती है साथियों, ये जो ई और सी है, इनको आप अगर ऐड करोगे तो हमेशा कितना बनेगा, 180। ऐसे ही चाहे आप डी और एच ऐड कर लो, हमेशा कितना बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री का। अब एक चीज समझो, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा ए जो बराबर आया था किसके बराबर आया, करस्पॉन्डिंग से एच के बराबर आया। अब एक चीज, ए मेरा बराबर है किसके भी, सी के बराबर है ना, और एच भी सी के बराबर है, तो मैं इनको भी बराबर लिख सकता हूं ना भाई, इजीली लिख सकते हो ना। दूसरा, एच का अल्टरनेट सॉरी एच का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, एफ, वो भी इक्वल है, तो मैं इनको भी तो इक्वल लिख सकता हूं। इसका मतलब कि ये जो 4 एंगल है ए सी एच एफ, ये वाला और ये वाले, ये चारों एक जैसे हैं, एक ही रहेंगे हमेशा। ये बच कौन कौन से गए, मेरे पास बी और डी बचा, और एक ई और जी बचा, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, जो आपके क्वेश्चंस में आपका काम आने वाला है। क्लियर, कर लिया नोट सभी ने ये, तो पूरा इसको अच्छे से नोट कर लेना, आपको बहुत आपका एंगल्स में आपका काम आने वाला है, कोई आपका पूरा पेज आपका ये। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनका रेशियो कितना है, 4:5। एक है 4 और एक है, रेशियो एग्जैक्ट होता क्या है साथियों, रेशियो का मतलब होता है चीजों को कंपेयर करना, तुलना करना। और जब कंपेयर करते हैं हमेशा एक जैसी चीजों को किया जाता है, और एक जैसी चीज होने का मतलब है एक जैसी यूनिट वाली चीज है, ठीक है। कि अगर मैं आपको कंपेयर करूं, आपने आपको आपसे, तो मैं आपको अपनी हाइट से कंपेयर कर सकता हूं, अपने वेट से कंपेयर कर सकता हूं, है ना। खूबसूरती मत करना, है ना, क्योंकि खूबसूरत आप लोग हैं, ठीक है। तो मैं अगर हाइट में आपसे अगर कंपेयर करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा अगर मेरी हाइट 165 175 सेंटीमीटर है, तो आपकी भी जब आपकी सेंटीमीटर में होगी, तभी तो कंपेरिजन होगा कि भाई आप मेरे से बड़े हो कि छोटे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूं सेंटीमीटर और आप बोल दो इंच में, तो वहां से कोई भी सामने वाला नहीं बता पाएगा कि भाई दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। और रेशियो में होता क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। सीधी बात है, इन दोनों से ए और बी मैं अगर मान लूं, भाई इन दोनों को मिलाकर टोटल मेरा 90 डिग्री बनना चाहिए, क्या 4 और 5 से टोटल मेरा 90 बनता है, क्या नहीं बन रहा ना, क्योंकि बस एक ये रेशियो है। इसको होता क्या, इसमें कॉमन नंबर होता है दोनों में जो काट दिया जाता है, वो कॉमन नंबर है, मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब मैं अगर दोनों नंबर्स को ऐड करूं, नंबर्स मुझे क्वेश्चन में क्या बोले गए थे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण, तो मुझे पता है इनको ऐड करके कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो 4x और 5x आपका अगर 90 डिग्री है, तो 9x कितना आ गया, 90। तो x कितना आ गया, 90/9 मतलब कि 10 डिग्री। x जब 10 है तो पहला एंगल मेरा था 4x, हालांकि 4 इंटू 10 कितना आ गया, 40। दूसरा था मेरे पास 5x, 5 इंटू 10 मतलब 50। तो वो दो एंगल्स कौन कौन सा आ गए मेरे पास, 40 और 50। क्लियर, आया समझ में आपका ये। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी वाला। क्लियर, आगे बढ़े। डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, बोथ एंगल्स विल बी, दो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनके बीच का आपको क्या लेना, डिफरेंस कितना दिया गया क्वेश्चन में, 40 डिग्री।
तो बताओ आपको वो कौन से दो एंगल्स हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका ये थोड़ा मिस्टेक है आपका। ऑप्शन है 65 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री। अब देखो मुझे जो क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री, तो सीधी सी बात है पहले वो चेक करो जिन एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। 65 प्लस 30 करोगे कितना बनता है साथियों, 90। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 30 का, मतलब पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 70 30 अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना बनता है, 100, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनता ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण बनने के लिए कितना चाहिए मुझे, 90 डिग्री बस। 25 65 ऐड करोगे कितना देगा, 90, और इनके बीच का डिफरेंस भी देख लो कितने का है, 40 का, और वही मुझे चाहिए था और यही मेरा ऑप्शन आ जाएगा फिर, है ना। तो इन क्वेश्चंस को तो भाई इजीली बहुत अच्छे से आप ऑप्शन से आप उठा सकते हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इनको क्या करना, कि आप हमेशा नंबर आप लेके करोगे, सॉल्व करके चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कौन का संपूरक कौन उसके कोटिपूरक कौन का 3 गुना है, तो बताओ कौन क्या है। अब देखो उसमें कौन तो मुझे नहीं पता क्या है, इसमें मेरे पास 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, है ना, ये ऑप्शन है आपके पास। अब क्वेश्चन में क्या है कि देखो मुझे एंगल नहीं पता कौन था, मैंने एंगल थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, एक्स। तो मुझे क्वेश्चन में क्या लेना था, कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल। अगर मैं एक्स का सप्लीमेंट्री लूंगा, देखो मुझे पता सप्लीमेंट्री का मतलब मुझे सम कितना चाहिए, 180। उसमें से अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, 180 में से उसको हटा दो पहले वाले नंबर को, फिर को ऐड करके देख लो 180 तो आएगा, है ना। तो मेरे पास एंगल का सप्लीमेंट्री आ गया ये। वो जो बोला गया है एज का मतलब इक्वल, 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना, मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, इट्स ऑर्डिनेट्स एंगल। ऑर्डिनेट का मतलब भी क्या होता है आपका, कोटि पूरक, पूरक जो आपका होता है, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पेपर में कंफ्यूजन मत होना है, ऑर्डिनेट एंगल क्या दे दिया कि सर ने तो बताया नहीं। ऑर्डिनेट का एंगल का मतलब भी आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो x का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लूंगा तो मैं क्या लूंगा, 90 माइनस एक्स। अगर एंगल एक x है तो कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा उसका पूरा कौन 90 माइनस एक्स होगा। अब इनको जब इक्वल करोगे, 180 माइनस एक्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 270 माइनस 3x, माइनस 3x इधर आके हो जाएंगे x में आगे प्लस, तो कितना बचेगा 2x। 180 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 90। 2 जाएगा मेरा डिवाइड में, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 45। तो वो एंगल कितना निकल कर आ गया 45, वो मेरा ऑप्शन चला जाएगा ये वाला। क्लियर, कि अगर मैं 45 का कॉम्प्लीमेंट्री लूं कितना आएगा 45, उसका 3 गुना 45 का सप्लीमेंट्री होता है 135। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, तो त्रिभुज वाला आपको कराया नहीं है, इसको हम कल बात करेंगे इसके बारे में। 138 के समपूरक का कोटि पूरक, मतलब कि आपको पहले 138 का क्या लेना है, समपूरक। समपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री। अगर इसको मुझे इसका सप्लीमेंट्री लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस, तो मेरे पास कितना आ गया 42। फिर उसका मुझे क्या लेना था, कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मुझे 42 का लेना है तो इसको मुझे 90 में से माइनस करना होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48, और 48 मेरा आपका आ जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास 48 डिग्री का। चलिए,
तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 5y प्लस 62 और 22 प्लस y दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अगर ये दो एंगल्स मेरे सप्लीमेंट्री हैं तो सीधी सी बात है इन दोनों का जो ऐड आएगा, इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 180 आना चाहिए अगर सप्लीमेंट्री बोला है तो। 5y में अगर ये वाला y ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 6y। 22 में अगर 62 में अगर 22 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 84। 84 प्लस के इधर जाके हो जाएंगे माइनस। 84 माइनस करोगे कितना बचेगा 96। 6 मेरा चला जाएगा 96 के डिवाइड में और टेबल में कितने पे कटेगा ये 3 पे। इसका मतलब y कितना आ गया मेरे पास 16 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन बी निकल कर आ गया। चलिए चलिए तो यही था आपका आज की वीडियो में। ज्योमेट्री को स्टार्टिंग में बहुत बेसिक से आपको समझना था और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको ज्योमेट्री का बिल्कुल बेस आपको समझ में आ जाए। ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, आपके पास लाइंस, पॉइंट्स, कर्व, रे, लाइन सेगमेंट है ना, इनके बारे में हमने जाना। कर्व कैसी होती है, सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। देन फिर हमने एंगल्स के बारे में हमने जाना कि एंगल्स क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके भी यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इन केस आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। तो इतने अपना इनके प्रैक्टिस करते रहिए, अपना पिछले चैप्टर भी रिवीजन में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर वालों का कहा मानिए, खाओ पियो, अपना एंजॉय करो और अपना खा पी के फिर दोबारा अपना पढ़ाई करने बैठ जाना अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जितने साथी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अपना लाइक, अपना शेयर, ये जरूर हमें चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। यही आप, ठीक है। तो यही हमारे पास, यही हमें क्या करता है, हमें इंकरेज करता है, हमें हिम्मत देता है कि आप अगर हमारे लाइक करते हो इसका मतलब कि आप हमें पसंद कर रहे हो, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज जरूर करोगे। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।